हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट जो कांगड़ा की हिस्ट्री है उसे बनाने में, उसे समझने में ठीक है टाइम लगता है। और आपको पता ही होगा कि कांगड़ा की और भी रियासतें जो हैं वो टूटकर कांगड़ा से निकली थी। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो कांगड़ा की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली अगर बात करें जो आपकी अपकमिंग भर्ती एजेंसी है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, ठीक है, तो उसके भी जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके एचपीजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, चाहे फिर वो एचपीपीएससी के एग्ज़ाम हो या कोई भी हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम हो। और कांगड़ा हिस्ट्री से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाला कांगड़ा जो रीजन है, इसकी प्रीवियस में क्या हिस्ट्री रही है, क्या क्या किस तरीके से राजा हुए, ठीक है, क्या क्या उन्होंने काम किए, किसके साथ उनके अच्छे रिलेशन थे, किसके साथ नहीं थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की ज़रूरत है, और उन पॉइंट्स को याद करने के लिए क्या स्टोरी लाइन आपको याद रखनी है, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिएगा। 30+ वीडियोज़ हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, जो कि आपको HPGK में ज़ीरो टू हीरो जो है वो बनाकर छोड़ेगी। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले HP हाई कोर्ट क्लर्क का आपने एग्ज़ाम भर लिया होगा। ठीक है, रेगुलर पोस्टें हैं और उसका एग्ज़ाम जो है वो आपका हाई कोर्ट द्वारा जो है वो करवाया जाएगा। तो उसके लिए हमने जो है वो PDF कोर्स लॉन्च किया है। 50% से ज़्यादा डिस्काउंट पर आपको अभी जो है वो कोर्स मिल रहा है। तो आप 9882061022 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी के लिए। और आपको PDF प्लस मॉक टेस्ट वगैरह और प्लस वन लाइनर क्वेश्चन सभी कुछ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्राइस में इस तरीके का मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, आप चाहे तो सैंपल हमसे व्हाट्सअप पर ले सकते हो। तो ये चीज़ें जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। देखिए, कांगड़ा जो जिला था, ठीक है, जिसको पुराने समय में त्रिगर्त भी बोला जाता था, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो अच्छे से वीडियो को सुन लीजिएगा, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, कांगड़ा हिस्ट्री थोड़ी सी जो है वो कन्फ्यूजिंग होती है कई बार समझने में, बट आपको आज की वीडियो के थ्रू जो है वो अच्छे से समझा दिया जाएगा। और आज की वीडियो का लाइक हम मतलब एम लाइक रखते हैं हम 1K। ठीक है, 1K यानी कि 1000 लाइक तो आप आराम से करवा दोगे। जितने जल्दी आप लाइक करवाओगे उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे मुझे रात दिन बैठकर बनानी पड़े। तो कांगड़ा जिला, देखिए कांगड़ा जिला जैसे जैसे आगे जो है वो बढ़ता गया, ठीक है, जैसे त्रिगर्त रियासत की स्थापना हुई और आगे आगे जो है वो बढ़ता गया, तो उसकी जो है वो किसी न किसी कारणवश जो है, कुछ कई बार क्या होता है कि आपसी मनमुटाव होते थे, कई बार ऐसा हो जाता था कि कोई दूसरे किसी रीज़न के कारण जो है वो अपनी जो है वो अलग से रियासत की स्थापना कर लेता था या राज्य बना लेता था। तो ये जितनी भी आपकी कांगड़ा से शाखाएं निकली है उनका नाम है जसवां रियासत, गुलेर रियासत, सिब्बा रियासत, दत्तारपुर रियासत, नूरपुर रियासत, कुटलेहड़ रियासत और बड़ा बंगाल रियासत। ये सभी आप रियासत बोल लीजिए या फिर राज्य बोल लीजिए, ठीक है, दोनों सेम ही बात है। ये सारे किससे निकले हैं? ये आपके कांगड़ा से टूटकर बने हैं। ठीक है, यानी कि पहले कांगड़ा का ही पार्ट था, किसी राजा का उसके भाई के साथ मनमुटाव हुआ, यानी कि उसके साथ अच्छे रिलेशन नहीं हुए, तो उसने इतना एरिया जो है वो सेपरेट कर लिया और यहाँ पर एक नया नगर जो है वो बसा लिया। तो ये सारे इसी से टूटकर बने हैं। तो आपको कांगड़ा के बारे में तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ आपको जसवां, गुलेर, सिब्बा, दत्तारपुर, नूरपुर, कुटलेहड़ के बारे में भी और बड़ा बंगाल, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में पढ़ते हैं सबके बारे में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम कांगड़ा के बारे में डिस्कस करेंगे और 1K लाइक जैसे आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है, हम जसवां रियासत को जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, जसवां रियासत हम आगे आपके साथ लेकर आ जाएंगे। और ये कई छोटी छोटी रियासतें हैं, तो इनको हम जो है वो हो सकता है कि एक वीडियो में 2-3 कवर कर लें, बट जो बड़ी होगी, जो लगता है कि आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, जैसे कि कांगड़ा रियासत, तो हम वो जो है वो सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई, क्योंकि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि भाई दत्तारपुर रियासत जो है वो किस से अलग होकर बनी थी। तो आपको पता होना चाहिए कांगड़ा से या फिर त्रिगर्त से। नूरपुर किससे बनी थी, गुलेर किससे बनी थी, जसवां किससे बनी थी। तो ये आपको अपना माइंड खोलकर रखना पड़ेगा कि कौन सी रियासत, ये मतलब कि कौन कौन सी रियासतें जो है वो त्रिगर्त से निकलकर बनी है। आगे बढ़े इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि आप त्रिगर्त के बारे में एंट्री करने वाले उसको जानने के लिए तो उसकी कुछ चीज़ें आपको जो है वो पहले पता होनी चाहिए। अच्छा, बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कांगड़ा की। ठीक है, कांगड़ा की बात कर रहे हैं। कांगड़ा को पुराने समय में जो है वो त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था, ये आपको पता ही होगा। त्रिगर्त प्लस जालंधर, ठीक है, जालंधर भी इसको जो है वो बोला जाता था। अच्छा, ये दोनों जो वर्ड हैं ये पर्यायवाची शब्द के रूप में यूज़ किए जाते थे। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि
वर्ड अलग अलग हैं बट इनका जो मीनिंग है वो आपका एक ही होता है, ठीक है। तो इसलिए त्रिगर्त भी आपको कई जगह पर मेंशन मिलेगा, कई जगह पर जालंधर भी मिलेगा। जालंधर कुछ स्टोरीज भी ऐसी होती है कि जालंधर नाम का एक राक्षस था, तो शिव भगवान ने जब उसको मारा था, ठीक है, तो उसका जहाँ पर कान गिरा था वहाँ पर आज जो है वो कांगड़ा है, ठीक है। ऐसी स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी बुक्स वगैरह में, बट ये स्टोरीज आपसे जो है वो पूछी नहीं जाएगी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कांगड़ा का जो पुराना नाम था वो त्रिगर्त था, और उसको कई बार जो है वो अलग अलग जगह पर जो है वो जालंधर कहकर भी पुकारते हैं, यानी कि दोनों को पर्यायवाची शब्द के रूप में आपका जो है वो यूज़ किया जाता था। फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मेरा काम है आपको बेसिक से समझाना, ठीक है। मुझे ये नहीं है कि आपको कितनी आती है कितना नहीं आता है, मेरे लिए ऐसा है कि आपको बेसिक से क्लियर करवाना है और प्रो लेवल तक जो है हमने जाना है। अच्छा, फिर अगर हम कांगड़ा रियासत की हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री के ऊपर जो विशेष ध्यान खींचा था कांगड़ा के, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो विस्तृत विवेचन यानी कि डिटेल में जो है वो कांगड़ा की हिस्ट्री में बताया था लोगों को, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका नाम याद रखिएगा कि इन्होंने जो है वो कांगड़ा की हिस्ट्री की तरफ, जो डिटेल में हिस्ट्री थी उसकी तरफ जो है वो लोगों का ध्यान खींचा था या उसके बारे में बताया था, ठीक है। ये चीज़ हो गया क्लियर आपको। अच्छा, कहाँ कहाँ पर जो है वो त्रिगर्त का वर्णन मिलता है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई त्रिगर्त के बारे में कहाँ कहाँ पर बताया गया है। तो एक तो हो गया आपका महाभारत, ठीक है, महाभारत में जो है आपका त्रिगर्त के बारे में बताया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है। वर्णन का मतलब होता है कि उसके बारे में डिटेल जो है वो दी गई है। उसके बाद पुराण भी हो गए, बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जिसमें जो है वो आपका त्रिगर्त का मेंशन किया हुआ है। फिर आपका राज तरंगिनी, ठीक है, राज तरंगिनी में भी जो है वो इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आपके पास कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि चार आपके पास ऑप्शन दे दिए गए कि इनमें से किस में जो है वो आपके त्रिगर्त के बारे में जो है वो नहीं बताया गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक पाणिनि की अष्टाध्यायी, आपको पता ही है अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। जिनको नहीं पता है वो मैं बता दूं, अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो त्रिगर्त को आयुध जीवी संघ कहकर पुकारा है, ठीक है। क्या कहकर पुकारा है? आयुध जीवी संघ, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप कभी क्लर्क वगैरह के पेपर उठाकर देखना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि आयुध जीवी संघ जो है वो किसको कहकर पुकारा गया है, तो वो पुकारा गया है त्रिगर्त, यानी कि त्रिगर्त को बोला जाता था। आयुध जीवी संघ का मतलब होता है कि ऐसा एक कम्युनिटी समझ लीजिए आप, एक ऐसी कम्युनिटी जो कि युद्ध कर कर यानी कि लड़ाई झगड़े कर कर जो है वो अपनी जीविका चलाती है, ठीक है। इनको एक तरीके से आप लड़ाका जनजाति भी बोल सकते हैं कि ये लड़ते हैं फिर जीविका जो है वो कमाते हैं, तो उसको आयुध जीवी संघ कहा है कि त्रिगर्त। त्रिगर्त एक ऐसा एरिया था जहां पर ऐसे लोग रहते थे कि भाई जो लड़ लुड़ कर अपनी जीविका कमाते थे। ये किसने बोला है? ये पाणिनि की अष्टाध्यायी में त्रिगर्त के बारे में जो है वो मेंशन किया गया है। ये चीज क्लियर होगी, आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, ठीक है जी। और त्रिगर्त का एक और चीज भी याद रखिएगा, त्रिगर्त को जैसे कि आपका रावी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका व्यास हो गया और उसके बाद आपकी सतलुज होगी, ठीक है। तो इनके बीच का जो एरिया है उसको जो है वो त्रिगर्त बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वैसे अब तो इतने इजी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी देखिए कोई चांस नहीं ले सकते, तो ये याद रखना है, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है जी। तो इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि भाई कांगड़ा त्रिगर्त महाभारत पुराण और राजतरंगिणी में इसके बारे में बताया गया है। अष्टाध्यायी पाणिनि के जो द्वारा लिखी गई है उसमें आयुध जीवी संघ कहा गया है, ठीक है। और रावी, व्यास, सतलुज का जो है वो बीच का एरिया जो है वो त्रिगर्त बोला जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है वो हिस्ट्री के ऊपर जो है वो विशेष ध्यान दिया था, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ ताकि मैं आपको आगे और पॉइंट थोड़े बहुत जो है वो क्लियर करें। फिर हम राजा टू राजा डिस्कस करना शुरू करेंगे, जितने भी राजा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को एक बार एक नज़र से देखेंगे। उससे अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप जो है वो बुक को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, एक अब्दुल फजल के द्वारा बुक लिखी गई है, आपने सुना भी होगा, आइन ए अकबरी, ठीक है। आइन ए अकबरी बुक लिखी गई है किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। तो इसमें जो है वो आपका जालंधर जिला को बिस्ट जालंधर बोला गया है, ठीक है। ये कई बार आ जाता है बिस्ट जालंधर, तो बिस्ट जालंधर किस में बोला गया है? आइन ए अकबरी में। किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। तो आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है जी। फिर एक चीज़ और याद रख लीजिए कि भाई कौन कौन से यूरोपीय यात्री थे जिन्होंने जो है वो कांगड़ा की यात्रा की थी, ठीक है। तो सबसे पहला नाम लिखते हैं हम, थॉमस कोरियाट। यूरोपियन यात्री की बात हो रही है, थॉमस कोरियाट। थॉमस कोरियाट जो है वो आपके 1615 में कहाँ पर आए थे? वो आए थे आपके कांगड़ा, मतलब कांगड़े वाले एरिया में, ठीक है जी। फिर बात आती है आपकी थेवेनॉट की। थेवेनॉट जो हैं वो आपके
66 में आए थे, ठीक है। फिर फॉस्टर जो हैं वो आपके 1783 में आए थे, ठीक है, 1783 में। कई जगह पर आप बुक्स में फॉस्टर को 1935 भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं, बट 1783 आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर मूरक्राफ्ट की बात करें, ठीक है, मूरक्राफ्ट जो है वो आपके 1832 में, और उसके बाद विग्ने जो है वो आपके आए थे 1835 में, ठीक है। अच्छा, जो मूरक्राफ्ट और फोस्टर थे, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ये जो है वो कांगड़ा के बाहरी एरिया से, मान लीजिए ये कांगड़ा है, इसके बाहरी एरिया से जो है वो गए थे, ठीक है, बट फिर भी इनको मेंशन किया जाता है कि ये जो है वो कांगड़ा की इन्होंने यात्रा की थी। तो इतने आप याद रख सकते हैं, बाकी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। MCQs वाली जब हम आपके साथ कवर करेंगे इसकी वीडियो, तो उसमें जो है वो आपको पता लग जाएगा। बट फिर भी आपको याद रखना कि 1600 में 2 आए थे, 1600 के आसपास थॉमस कोरियर और थेवेनॉट, ठीक है। फिर 1800 में जो है वो मूरक्राफ्ट और विग्ने आए थे। इस तरीके से भी याद रखोगे तो आपको ऑप्शन में चूज़ करने में जो है वो आसानी होगी। तो ये कुछ आपका बेसिक चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कांगड़ा के बारे में। देखिए कांगड़ा, ठीक है, नगरकोट, ठीक है, ये आपके सेम यूज़ होते हैं। कई जगह पर नगरकोट लिखा होता है, कई जगह पर कांगड़ा लिखा होता है, ठीक है, कई जगह पर आपका त्रिगर्त लिखा होगा। तो तीनों की एक ही बात है। कई बार जगह पर नगरकोट कहलाता है, कांगड़ा कहलाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलग अलग तो नहीं बात हो रही है। ये बात एक ही है कि कांगड़ा किला भी उसी को बोला जाता है, नगरकोट भी उसी को बोला जाता है, त्रिगर्त भी उसी को ही बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको आगे अगर वीडियो में कहीं पर भी मिलती हैं तो आप इसको जो है वो याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, मैंने आयुधजीवी संघ आपको बताया था। तो आयुधजीवी संघ जो कि आयुधजीवी जो संघ होता था उसको 6 राज्यों का परिसंघ भी बोला जाता था, कि उसमें जो है वो 6 राज्य शामिल है, जिसको त्रिगर्त शास्त्र भी बोला जाता था। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद रख सकते हो। चलिए बात करते हैं अब एक 1 बाय 1 करके, किसके बारे में, राजाओं के बारे में। तो सबसे पहला राजा जो आता है वो आता है आपका भूमाचंद, ठीक है। भूमाचंद को कई जगह पर मेंशन किया गया है भूमिचंद के नाम से, कई जगह पर भूमाचंद के नाम से। अच्छा, चंद और चंद्र आपको डिफरेंट बुक्स में देखने को मिलेंगे, तो चंद लगाइए या चंद्रा लगाइए, आपको सिर्फ हिस्ट्री के बारे में पता होना जरूरी है। तो भूमाचंद के बारे में बात करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि त्रिगर्त रियासत का संस्थापक जो है वो भूमाचंद को माना जाता है। पहला पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए। त्रिगर्त के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा कि भाई किसने इसकी स्थापना करी थी। तो इसकी स्थापना करने वाला था भूमाचंद। भूमि यानी कि त्रिगर्त के लिए भूमि खरीदी, वो किसने खरीदी, भूमाचंद ने, ठीक है, या भूमिचंद ने। तो त्रिगर्त की स्थापना। सेकंड पॉइंट क्या है कि कटोच वंश का पहला शासक जो है वो इसे ही माना जाता है, यानी कि कटोच वंश की शुरुआत किसने की थी, वो की थी भूमाचंद ने, ठीक है। मतलब कि वो कटोच वंश का पहला शासक माना जाता है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो भूमाचंद था ना, उसके बारे में एक बात बोली जाती है कि ये कोई जो है वो व्यक्ति नहीं था, ठीक है, यानी कि व्यक्ति जिसका जन्म हुआ ऐसा नहीं व्यक्ति था। ये राजा था जो ब्रिजेश्वरी देवी होती है आपकी, उसके भों के पसीने से जो है वो पैदा हुआ था, ठीक है। भों जो होती है, ठीक है, उसके पसीने से जो है वो इस राजा की उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसा बोला जाता है जब इसकी उत्पत्ति हुई उसके बाद इसने त्रिगर्त राज्य की जो है वो स्थापना करी थी। अच्छा, इनकी स्टार्टिंग राजधानी जो इनके पूर्वजों की राजधानी मानी जाती थी वो मुल्तान मानी जाती थी। कौन सी, पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान मुल्तान मानी जाती थी। बट ये राजधानी बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है, बट फिर भी आप याद रख सकते हैं अगर पूर्वजों से रिलेटेड कोई राजधानी पूछी जा रही है, ठीक है, या वास्तविक गद्दी का मुख्यालय पूछा जा रहा है कि इनका मुख्यालय कहाँ था, ठीक है, तो वो कहाँ था, वो था आपका मुल्तान में। फिर एक कटोच वंश का 200, फिर ये देखिए ये पूरा कटोच वंश की शुरुआत हो गई। पहला शासक आपका कौन हो गया, भूमाचंद हो गया, जिसने त्रिगर्त राज्य की स्थापना कर ली। फिर इसी वंश का 234वां राजा आया, ठीक है, 234वां, इससे पहले 233 भी थे, ठीक है। तो हर एक के बारे में तो हम पढ़ नहीं सकते, हम उसके बारे में पढ़ेंगे जिसने कुछ हिस्ट्री क्रिएट की है। आपको पता ही है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े बड़े काम करता है उसी को ही याद रखा जाता है, ठीक है। बाकी जिसके समय में कोई अच्छे काम नहीं हुए या कुछ ने कुछ करा नहीं है तो उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो कटोच वंश का 234वां राजा था जिसका नाम सुशर्मा था। बहुत बार आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जिसका संबंध जो है वो महाभारत से है। महाभारत से क्यों संबंध है, क्योंकि इसने जो है वो महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि किसने जो है वो महाभारत में कौरवों का साथ दिया था, तो वो था आपका राजा सुशर्मा, ठीक है। यही वो राजा है जिसने कांगड़ा किले का भी निर्माण करवाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया, या फिर आप बोल सकते हैं नगरकोट किले का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्लियर चीज़ होगी कि नगरकोट जो है वो आपकी स्टार्टिंग की राजधानी बनी थी। राजधानी के ऊपर ज़्यादा मत फोकस कीजिएगा, मैं वीडियो के लास्ट में आपको जो है वो सारी राजधानियाँ जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई हैं सारी क्लियर करवाऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। बट ऐसा आप थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि भाई भूमाचंद जिसकी जो पैदाइश हुई थी वो ब्रिजेश्वरी देवी के भों के पसीने से वो पैदा हुआ था। उसने त्रिगर्त रियासत की स्थापना करी, कटोच वंश का भी स्थापना करी, उसका पहला शासक माना जाता है। फिर उसकी जो गद्दी थी, मुख्यालय था, वो मुल्तान था। फिर उसके जब उसी के पीढ़ी का 234वां राजा आया तो उसने क्या करा,
वो सुशर्मा था, ठीक है। उसने कांगड़ा किले का निर्माण करवाया, नगरकोट किला आप बोल सकते हैं, और उसको अपनी जो है वो राजधानी बनाया। इसका संबंध महाभारत से है क्योंकि इसने कौरवों की साइड से जो है वो युद्ध लड़ा था। तो ये आपको कुछ पॉइंट जो है वो इसके बारे में याद रखने, इससे ज़्यादा आपसे जो है वो पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है जी। एक और भी आता है कि एक जो मत्स्य नरेश था, ठीक है, मत्स्य नरेश था एक, जिसका नाम था विराट, उस पर भी जो है वो राजा सुशर्मा ने आक्रमण किया था। ये मैंने आपको बता दिया, वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग में अगर आपके कहीं ना किसी कोने में पड़ा होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो भूमाचंद के बारे में क्लियर हो गया भाई, भूमिचंद के बारे में भी हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है आपका जगदीश चंद्र। अच्छा, जगदीश चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसके समय में महमूद गजनवी ने 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। अब बहुत जगह आपको मैंने बता दिया पहले, कांगड़ा भी हो सकता है, नगरकोट भी हो सकता है, तो ये आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि अलग अलग है, एक ही बात है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जगदीश चंद्र के बारे में कि भाई इसके समय में महमूद गजनवी ने 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण किया, ठीक है। अच्छा, फिर उतबी ने ना एक किताब लिखी जिसका नाम तारीख यामिनी था, ठीक है। उसमें इस जो आक्रमण हुआ ये नगरकोट के ऊपर, कांगड़ा के ऊपर, इसका वर्णन किया गया है, और उसी वर्णन में ये बताया गया है कि नगरकोट को जो है वो भीमनगर के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि भाई जगदीश चंद्र के समय में, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो थोड़ा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वीडियो लंबी होगी बट आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। क्या था, कौन सा राजा है भाई, जगदीश चंद्र के बारे में पूछ रहे हैं। उसके समय में महमूद गजनवी ने 1009 में नगरकोट पे या फिर कांगड़ा पर आक्रमण कर दिया। अब इस आक्रमण का जो वर्णन है, वर्णन यानी कि इसके बारे में आप कहीं ना कहीं तो जो है वो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। आपने कुछ बड़ी चीज़ की है भाई, उसके लिए तो बड़ी थी महमूद गजनवी के लिए कि मैंने आक्रमण कर दिया, तो उसके बारे में जो मेंशन किया गया है वो तारीख यामिनी में जो है वो उतबी के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसी में यह बताया गया है कि जो आपका नगरकोट था उसको भीमनगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लोकल में बोलते होंगे भीमनगर वगैरह, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, अब उसने हमला कर दिया तो 1043 तक जो है ये जो कांगड़ा किला था, ठीक है, वो तुर्कों के कब्जे पर रहा, ठीक है। कांगड़ा किला बोल लीजिए, ठीक है, या फिर आप कांगड़ा बोल लीजिए, नगरकोट बोल लीजिए। एक्चुअली बहुत जगह पर मेंशन किया जाता है कि कांगड़ा किला जो है वो जीता। मैक्सिमम टाइम में आपको ये चीज़ बताऊंगा कि किसी बहुत कम ऐसे जो है वो शासक हुए हैं, ठीक है। जहांगीर, आगे आप पढ़ोगे कि जहांगीर एक ऐसा शासक था जिसने कांगड़ा किले पर अच्छे से अधिकार किया। बाकी जो मैक्सिमम थे वो कांगड़ा किले पर कभी ज़्यादातर विजय जो है वो प्राप्त नहीं कर पाए। मतलब आसपास के एरिया पर, कांगड़ा पर जो है वो नगर होते थे जो उन पर अधिकार कर लेते थे या फिर घेरा बनाकर रखते थे, बट उन्हें किसी ना किसी रीज़न की वजह से जो है वो पहले वापस लौटना पड़ता था, ठीक है। तो ये रीज़न होता था। तो बाकी मुगलों में से जो था वो जहांगीर ऐसा था जिसने जो है वो पहले उस पर जो है वो अधिकार किया था और वहाँ पर अपने किलेदार को जो है वो नियुक्त किया था। बाकी तो सभी जो है वो आते जाते रहते थे। तो कांगड़ा किला इतना भी आसान नहीं था जीतना। 2-2 सालों तक या फिर 6-6 महीने से ज़्यादा तक जो है वो युद्ध चलता था। उसके बाद किसी बहुत रेयर चांसेस होते थे कि कांगड़ा किले पर किसी का अधिकार होता था, ठीक है। मतलब इतनी भी कोई वो नहीं थी वहाँ की सेनाएं कि लड़ ना पाए। तो ये आपका 1043 तक जो है वो उनका वहाँ पर अधिकार रहा। और उसके बाद तोमर वंश ने जो है वो कांगड़ा किले को आज़ाद करवाया, ठीक है। यानी कि 1043 में जब दिल्ली पर तोमर वंश का शासन शुरू हो गया था तो फिर क्या है कि कांगड़ा किले को आज़ाद करवाया गया। तो इतने पॉइंट आपको जो है वो याद रखने हैं जगदीश चंद्र के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गए। अच्छा, एक और चीज़ है कि 1170 के आसपास जो है वो त्रिगर्त राजवंश 2 भागों में बंट गया था। इस समय त्रिगर्त का राजा जो है वो पदम चंद्र था, ठीक है। तो उसका भाई था एक, वो नाराज सा हो गया था किसी चीज़ को लेकर, तो उसने जो है वो अलग जसवां राज्य की स्थापना कर ली, ठीक है। और जसवां रियासत ऐसी रियासत थी जो कि पहली शाखा थी, यानी कि ऐसी रियासत थी जो कि कांगड़ा से अलग हुई थी। ये मैंने सिर्फ आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया है क्योंकि जसवां रियासत को हम अलग से कवर करेंगे तो वहाँ मैं आपको जो है वो डिटेल में बताऊँगा। बट याद रखिएगा कि कांगड़ा से अलग होने वाली पहली जो रियासत थी वो कौन सी थी, वो जसवां रियासत थी। अब ऐसा नहीं है कि जसवां रियासत अलग होगी तो उसने कभी कांगड़ा का साथ नहीं दिया, आगे आपको चलकर पता लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जगदीश चंद्र। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये सारी मेहनत आपके लिए होती है, तो एक लाइक तो आप कर सकते हो और एक कमेंट कि वीडियो आपको जो है वो कैसी लगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम आता है वो लक्ष्मण चंद्र का आता है, ठीक है। एज सच इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसके समय के 2 शिलालेख जो है वो बैजनाथ में मिले हैं, ठीक है। अब ये जो शिलालेख हैं वो आपकी शारदा लिपि में है, ठीक है, शारदा लिपि में। और इसमें मेंशन किया गया है कि जो बैजनाथ का नाम था वो पुराना नाम कीरग्राम था। तो ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आ जाता है कि किसका नाम कीरग्राम था, तो वो था आपका बैजनाथ। शिलालेख आपको पता ही होगा कि पत्थर पर लिखे जाते हैं। अब ये आपका बैजनाथ वाला नहीं है, ये सिर्फ सैंपल वाला है, ठीक है। तो इसको मत समझिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 2 शिलालेख बैजनाथ में किसके समय के मिले हैं तो लक्ष्मण चंद्र जो है वो नाम आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है भाई आपका पृथ्वीचंद। पृथ्वीचंद क्या था? पृथ्वीचंद के समय में 1737 में जो है वो नगरकोट पर मोहम्मद तुगलक ने हमला किया था। तो गजनवी का आपको पता लग गया। अब बात आती है मोहम्मद तुगलक की। 1737 में उस समय कौन राजा था? वो था आपका पृथ्वीचंद। ठीक है, तो इस लड़ाई में जो है वो पृथ्वीचंद की हार हुई और उसने तुगलक की अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली। अधीनता का मतलब होता है एक तरीके से, जो इंग्लिश वाले अगर वीडियो देख रहे हैं, कि भाई राजा उसी को ही मान लिया कि भाई तू ही हेड है, ठीक है, और हम तेरे अंडर जो है वो अब काम करेंगे, कुछ तू आदेश देता है उस तरीके से, ठीक है, अधीनता। तो पृथ्वीचंद की हार हुई थी। अब जो मोहम्मद तुगलक था उसको लगा कि भाई जब राजा ने अधीनता स्वीकार कर लिया, मेरे अंडर काम करेगा, तो इसको जो है वो संतुष्ट कर देता हूँ और कांगड़ा किला जो है वो इसको वापस कर देता हूँ कि भाई तू ही कांगड़ा किला चला, जब तूने मुझे ही जो है वो हेड मान लिया है, ठीक है। और बदले में क्या किया कि जो ज्वालामुखी मंदिर था, ठीक है, उसको भी उसने कोई भी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं करा। तो ये आपको पृथ्वीचंद के बारे में याद रखना है कि पृथ्वीचंद मोहम्मद तुगलक से संबंधित है, ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने 1737 में नगरकोट पर आक्रमण किया था। पृथ्वीचंद उस समय वहाँ का राजा था। पृथ्वीचंद की हार हुई, वो उसके अंडर वर्क करने लगा, बट उसने ज्वालामुखी मंदिर या फिर कांगड़ा किला उसको वापस दे दिया और मंदिर को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुँचाया, ठीक है जी। फिर बात आती है आपकी रूपचंद की, ठीक है। अच्छा, रूपचंद ना कुछ अलग दिमाग का आदमी था। इसने क्या किया, इसको लूटपाट करने का बड़ा शौक था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इस राजा ने दिल्ली की सीमा तक लूटपाट कर दी, ठीक है। दिल्ली में किसी और का शासन, तो इसने दिल्ली की सीमा पर लूटपाट कर दी, उस पर आक्रमण कर दिया, जीतता भी था, ठीक है। और वहाँ से जब लूटपाट करके वापस आ रहा तो एक कश्मीर का शासक था शहबुद्दीन, ठीक है, उसके साथ भी जो है ये इसने युद्ध किया, ठीक है। तो ये ऐसा राजा था जिसको लूटपाट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, इस इंटरेस्ट के चक्कर में जो है वो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, वो इस बात से जो है वो नाराज़ हो गया। अब उसे लगा भाई हर जगह पर लूटपाट करता रहता है तो अच्छा खासा इसने धन बचा लिया होगा, और स्पेशली मेरे वाले एरिया में दिल्ली में जो है वो इसने लूटपाट करी, तो उससे जो है वो ये थोड़ा नाराज़ हो गया। और इसी नाराज़गी के चलते और इसका धन लूटने के फिराक में जो है 1365 में नगरकोट पर उसने जो है वो आक्रमण कर दिया। अब ये रूपचंद्र भी कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, तो 6 महीने तक जो है वो लड़ाई चलती रही। 6 मंथ आप समझ सकते हो, ठीक है, कितना लंबा टाइम होता है। तो 6 महीने तक जो है वो फिरोज शाह तुगलक भी जो है वो इसे मतलब कि घेरा डाल कर रखा गया, ठीक है, लड़ाइयाँ चलती रही। तो 6 महीने तक ये लड़ाई चलती रही। अंत में क्या हुआ कि ज्वालामुखी मंदिर में उसने जो है वो लूटपाट करी फिरोज शाह तुगलक ने, और वहाँ से 1300 संस्कृत के ग्रंथों को जो है वो अपने साथ ले गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा था जिसने 1300 संस्कृत ग्रंथों को अपने साथ वहाँ से ज्वालामुखी मंदिर में लूटपाट करी और वहाँ से 1300 ग्रंथों को अपने साथ ले गया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, ये वाली स्टोरी मैंने क्यों बताई आपको, ताकि आपको याद रह सके कि फिरोज शाह तुगलक ने पहले जो है वो रूपचंद्र ने वहाँ पर सीमा पर लूटपाट करी, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया। तो जब आपको स्टोरी लाइन पता होगी तो आप ईजिली जो है वो उसको याद रख पाओगे, ठीक है। फिर ये जो 1300 पुस्तकें ले गया था, तो इनका अनुवाद जो है वो फारसी में करवाया गया, ठीक है। और वो किसने किया, वो करा आपका इज्जुद्दीन खालिद खानी ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टार कर देता हूं मैं इसको, कि भाई जो 1300 पुस्तकें गई थी, 1300 किताबें गई थी या ग्रंथ गए थे, उनका फारसी में अनुवाद किसने किया, वो करा इज्जुद्दीन खालिद खानी ने, ठीक है। और इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया दलील फिरोज शाही, ठीक है। इन पुस्तकों को बाद में बोला गया दलील फिरोज शाही। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं कि भाई इज्जुद्दीन खालिद खानी ने क्या करा, फारसी में अनुवाद किया, और उसके बाद इन पुस्तकों, अब फारसी में अनुवाद कर दिया, नाम भी तो अपना ही रखेंगे ना, तो दलील फिरोज शाही जो है वो इसका नाम रखा गया, ठीक है। अच्छा, वही बात मैंने आपको जो बोली, फिरोज शाह तुगलक ने 6 महीने तक लड़ाई तो करी, पर नगरकोट किले को जो है वो नहीं जीत सका, ठीक है। मतलब उसको भी, उसने मंदिर को लूटा, नगरों को लूटा, बट किले को जो है वो लूट नहीं पाया। मैंने आपको फिर से बोला, बहुत सारे राजाओं ने कोशिश करी, इवन मुगल वंश जब शुरू हुआ उन्होंने भी कोशिश करी कांगड़ा किले को जीतने की, बट कांगड़ा किले को जीत नहीं पाया। आपको बहुत जगह मेंशन मिलेगा कांगड़ा किला, बट ऐसा नहीं था। जहांगीर जब राजा मतलब कि शासक बना था, ठीक है, तो उसने जो है वो कांगड़ा किले पर पहला किलेदार जो है वो नियुक्त किया था, आगे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये रूपचंद्र था, जो इसका जो वर्णन मिलता है, यानी कि इसके बारे में जो बातें होती है वो धर्मचंद नाटक में भी होती हैं, ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये आपको इतने पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, किसके बारे में, रूपचंद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला जो राजा है वो सागरचंद है, कहीं पर आपको संगरचंद भी लिखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो फिरोज शाह तुगलक का बेटा था नसरुद्दीन, उसने जो है वो इसके समय में भागकर नगरकोट किले में शरण ली थी या कांगड़ा किले में शरण ली थी। बात है 1388 की, और वो 1389 तक जो है वो उस किले में रहा था लगभग 1 साल तक के लिए, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है।
आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में परीक्षा बूस्टर का लिंक दिया गया है, ठीक है। आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आप फैक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आप हिस्ट्री के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है परीक्षा बूस्टर का, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। आपके और अच्छे से जो है वो काम आएगा। टेलीग्राम पर हम क्विज़ वगैरह चलाते रहते हैं, ठीक है। फिर अगला जो राजा आता है वो आता है आपका मेघचंद, ठीक है, चंद्र या चंद जो भी बोल लीजिए। अच्छा, मेघचंद के समय में जो है वो तैमूर लंग ने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा। अब यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ मेंशन की गई हैं, और शिवालिक की पहाड़ियाँ क्यों? क्योंकि वो जो आपका तैमूर लंग था वो नगरकोट तक जो है वो नहीं पहुँच पाया था, ऐसा जो है वो मेंशन किया जाता है। 1398 में उसने शिवालिक पहाड़ियों के अलग अलग इलाकों को लूटा, ठीक है, बट वो नगरकोट तक नहीं पहुँच पाया। हो सकता है कि इसके बहुत सारे रीज़न हो, कि उसे रास्ते ख़राब लगे हों, पहाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो जहाँ जहाँ पर उसको लगा कि जो इक्वल स्थान जहाँ पर वो पहुँच सकता है वहाँ पर उसने जो है वो लूटा। इवन उसने जो है वो वापस जाते हुए जब वो वापस लौट रहा था, नूरपुर को भी जो है वो लूटा, जिसका पुराना नाम धमेरी था, ठीक है। तो आपको पता ही है नूरपुर का पुराना नाम क्या है, नूरपुर का नाम है धमेरी, ठीक है। पर वो नगरकोट तक जो है वो नहीं पहुंच पाया। अच्छा, जो आपके तैमूर लंग ने लूटपाट करी उसमें जो है वो हिंडुर, जिसको नालागढ़ बोला जाता है, उसके राजा आलमचंद ने भी जो है वो मदद करी थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि तैमूर लंग की सहायता नालागढ़ के राजा आलमचंद ने की थी इस लूटपाट में। शिवालिक पहाड़ी को लूटा था, नगरकोट पर जो है वो नहीं आक्रमण कर पाया था। और उसके साथ साथ जब हम नूरपुर पढ़ेंगे वहाँ पर भी आप पढ़ेंगे कि नूरपुर को भी जो है वो उसने लूटा था। तो मेघचंद के बारे में इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको मिलेगा भी नहीं। आप चाहे बुक उठा लीजिए, कहीं पर भी चेकआउट कर लीजिए, आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए इनको बनाने में टाइम लगता है वीडियोस को, कि आपकी 2 से 3 बुक्स को जो है वो देखना पड़ता है, ठीक है, उनको रीड करना पड़ता है। उसके अलावा फिर उसके नोट्स बनते हैं, फिर उनको पीडीएफ के द्वारा जो है वो बनाना पड़ता है, एक एक चीज़ को चेकआउट करना पड़ता है, ठीक है। आपके लिए तो हर एक लाइन पढ़नी पड़ती है, उसमें से फिर सेपरेट आउट करना पड़ता है। तो दैट्स वाई इसमें जो है वो टाइम लगता है। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप 1000 लाइक, जब देखिए मोटिवेशन होता है कि आपने लाइक करा, आपने कमेंट करा, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए उतनी जल्दी जो है वो काम करके लाता हूँ। अगला जो बंदा है वो है आपका हरिचंद। हरिचंद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, हरिचंद की एक स्टोरी है। देखिए, वो एक बार क्या हुआ कि शिकार खेलने के लिए हड़सर चला गया। अब चला गया शिकार खेलते खेलते, किसी कुएं में जो है वो जा गिरा। अब उसके सैनिक थे, उन्होंने हर जगह ढूंढा कुएं को छोड़कर, ठीक है, कुएं को छोड़कर हर जगह ढूंढा, या फिर हो सकता है कि कुआं दिख ना रहा हो, ठीक है, इस टाइप का कुआं हो जो कि झाड़ियों वगैरह से ढका हो। तो सैनिकों ने बहुत खोजा, पर उनको जो है वो राजा नहीं मिला। तो वो वापस लौट गए और उन्होंने फिर राज्य में जाकर सूचना दे दी कि भाई राजा तो नहीं मिल रहा है। थोड़े दिन वेट करा, उसके बाद राजा को मरा हुआ घोषित कर दिया गया। तो उसका छोटा भाई था करमचंद, करमचंद को जो है वो फिर राजा बना दिया गया, ठीक है। ये स्टोरी थी, स्टोरी लाइन चली है, ठीक है, कि पहले कुएं में गिरना, उसके बाद ना मिलना, और उसके बाद राजा जो है वो करमचंद बन गया। अच्छा, 21 से 22 दिन बीत गए, लगभग महीना ही बीत गया था। तो एक व्यापारी वहां से गुजर रहा था, तो उसने कुएं से बाहर जो है वो हरिचंद को निकाला, ठीक है। भाई इस व्यापारी को भी इनाम उनूम मिलना चाहिए था, बट चलो इसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हरिचंद को उसने बाहर निकाला। अब देखिए, हरिचंद चाहता तो ये कर सकता था कि भाई करमचंद से वापस जो है वो राज्य ले सकता था। जब उसको पता लगा कि भाई उसका छोटा भाई जो है वो राजा बन गया है, तो उसने बजाय उससे राजपाट लेने के बाणगंगा के किनारे एक दुर्ग बनाया, ठीक है, एक दुर्ग आप किला समझ लीजिए, और एक हरिपुर नाम का नगर बसाया, जिसको बाद में जो है वो गुलेर के नाम से जाने गया, ठीक है, मतलब कि जाना जाने लगा। तो गुलेर की स्थापना किसने करी? भाई गुलेर की स्थापना करी हरिचंद ने, ठीक है। कौन सी ईस्वी में? 1405 में, ठीक है। और इस तरीके से एक और जो है वो टूटकर आपकी रियासत अलग बन गई, ठीक है। इसके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। ये समझ आ गया कि क्या स्टोरी लाइन थी, क्यों ये सब कुछ हुआ और किसने, क्योंकि एक बार एलाइड में क्वेश्चन पूछा गया था, एलाइड में आपको क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर उठाओगे, कि कौन सा राजा था जिसको मरा मानकर, कांगड़ा का कौन सा राजा था जिसको मरा मानकर उसके छोटे भाई करमचंद को जो है वो राजा बना दिया गया था? तो वो था आपका हरिचंद। और बाकी क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से यार घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, ये आपके दिमाग के ऊपर काम करता है कि आप कितने तरीके से जो है वो उसे पहचानते हो। हरिचंद के बारे में आपको समझ आ गया। फिर बात आती है धर्मचंद की, ठीक है। धर्मचंद जो था वो शेरशाह सूरी और हुमायूं का समकालीन राजा था, ठीक है। मतलब पहले ये था, फिर दोनों, पहले ये वर्क कर रहा था मतलब राज्य, फिर उसका दूसरे का आया, ठीक है। अच्छा, शेरशाह सूरी जब राज्य कर रहा था तो उसने एक उसका सेनाध्यक्ष था ख्वास खां, ठीक है, उसको नगरकोट पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, ठीक है। बस इतना पॉइंट आपको जो है वो याद रखना है धर्मचंद के टाइम पर, ठीक है। अब इसका क्या हुआ इसके बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कांगड़ा किला हर किसी के जीतने के बस का नहीं था। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता था कि वापस जो है वो आना पड़ता था, सिर्फ छोटी मोटी लूटपाट कर कर।
अच्छा, धर्मचंद के टाइम पे जो है वो 1562 में एक मानिकचंद नाम का भट्ट था जिसने धर्मचंद नाम का नाटक लिखा। ठीक है, तो धर्मचंद नाम का नाटक किसने लिखा था? वो लिखा था मानिकचंद ने 1562 में लिखा। और इसमें जो है वो कांगड़ा के राजा रूपचंद, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया, जिसने दिल्ली की सीमा तक लूटपाट करी थी, ठीक है, और फिरोज शाह के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? धर्मचंद नामक नाटक में, जिसको मानिकचंद नामक के भट्ट ने लिखा था। कब? 1562 में। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद जो दिल्ली सत्ता थी उस पर मुगल शासन जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपके लिए मेंशन किया है कि इससे बाद जो दिल्ली पर शासन कर रहे थे वो मुगल साम्राज्य का जो है वो शासन शुरू हो गया था। अगला जो राजा आता है वो आता है आपका जयचंद। ठीक है, अब जयचंद जो राजा था, इसके किसी कारणवश, मतलब इसके जो ये अकबर उस समय था, ठीक है, तो अकबर के कारण, मतलब कि अकबर के साथ इसकी जो है वो किसी बात को लेकर नाराज़गी होगी। अच्छा, अकबर ने प्लान बनाया कि भाई मैं इसको दिल्ली बनाता हूँ, फिर इसको बंदी बनाऊंगा। और इस प्लान का जो है वो जयचंद को पहले से ही पता लग गया था। तो जयचंद ने अपना, इसका जो बेटा था बिधिचंद, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जसवां के राजा गोविंद चंद को सौंप दी। ठीक है, जसवां आपको पता ही है कि एक पार्ट आपका कांगड़ा का ही था। तो उसके राजा गोविंद चंद को भाई जयचंद ने बोला कि मुझे तो भाई शक है कि अकबर मुझे बंदी बना सकता है, बट राजा हूँ फिर भी जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि दिलेर था। तो भाई तू मेरे बेटे का जो है वो ध्यान रखेगा। और वो दिल्ली के लिए निकल पड़ा। तो दिल्ली जब पहुंचा तो अकबर ने वही करा कि उसको जो है वो बंदी बना लिया। ठीक है, मारा नहीं, बंदी बनाया सिर्फ। ठीक है, और इस काम में जो है वो गुलेर के राजा रामचंद ने जो है वो अकबर की सहायता की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, किस रियासत के राजा ने जो है वो अकबर की मदद करी थी? तो वो करी थी गुलेर के राजा रामचंद्र ने। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, गुलेर कब बना, जसवां कब बना। ठीक है, ये सारी सेपरेट वीडियोज़ में आपको बताया गया। यहीं पर मैंशन कर देता तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता। ठीक है, तो जयचंद के बारे में क्या है कि जयचंद कि अकबर के साथ अच्छी खासी बनी नहीं, तो अकबर ने उसको बंदी बना लिया। और उसने अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी? वो गोविंद चंद को देकर गया था कि भाई इसका ध्यान तू रखेगा, जब तक मैं आज़ाद नहीं होता या मैं वापस नहीं आता तो तू ही जो है वो इसका, क्योंकि वो छोटा था, तो तू ही इसका राज्यपाट जो है वो सब कुछ चलाना देख लिए, मतलब अपने हिसाब से जो है वो चला लियो। और गुलेर का राजा कौन था? रामचंद, जिसने अकबर की सहायता करी थी। फिर बात आती है बिधिचंद की। इसका टाइम पीरियड शुरू हुआ था तो ये छोटा ही, ठीक है, तो इसने बट मतलब जैसे जैसे ये बड़ा होता गया तो इसको ये तो पता लग गया कि भाई मेरे जो पिताश्री हैं उसको अकबर ने जो है वो बंदी बनाया। तो इसने 1527 में अकबर के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया। ठीक है, कि भाई अकबर ने अब यार बदला ले, ऑब्वियस ही बात है बदला तो लेगा ही। ठीक है, कि भाई मेरे पापा को तूने बंदी बनाकर रखा है, ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं तो भाई बदला लूँगा। तो इसने विद्रोह कर दिया और राजाओं के साथ मिलकर। अच्छा, विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजा। जिसके ऊपर मार्क कर रहा हूँ ना गोल गोल, इसको याद रखिएगा। बाकी स्टोरी सिर्फ आपके समझने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए। ये जो गोल घुमा रहा हूँ ना, ये वो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने किसको भेजा? हुसैन कुली खां को। ठीक है, और अकबर ने क्या है, हुसैन कुली खां को आदेश दिया कि जो बिधिचंद है उससे नगरकोट को छीन ले और बिरबल को दे दे। ठीक है, क्योंकि बिरबल से जो है वो प्रॉमिस कर दिया था अकबर ने कि भाई कांगड़ा की जागीर जो है वो मैं तेरे को दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हुसैन कुली खां को भेज दिया। ठीक है जी। अच्छा, जो कांगड़ा की सेना का नेतृत्व किया, अब ये बंदा तो थोड़ा इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था, तो इसका जो कांगड़ा की सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया? वो किया जसवां के राजा गोविंद चंद ने, जिसको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भाई मेरे बेटे को जो है वो तू संभालेगा। अच्छा, हुसैन कुली खां को थोड़े समय बाद किसी रीज़न के कारण, क्योंकि बहुत जगह जो है वो और आक्रमण भी हो गए थे, तो इसको वापस लौटना पड़ा। तो एज सच ये नगरकोट को जो है वो अधिकार तो नहीं कर पाया, बट कुछ गोविंद चंद के साथ इसने कुछ शर्तें कर देने की डिसाइड करी। ठीक है, और वहाँ से जो है वो वापस निकल पड़ा। तो फिलहाल घुमा फिरा के क्या हुआ कि नगरकोट किले को ये भी जो है वो जीत नहीं पाया। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बार बार बोलता हूं। फिर क्या हुआ कि बाद में जब शर्तें वगैरह होगी तो जयचंद को भी छोड़ दिया गया और उसने गद्दी को जो है वो दोबारा संभाल लिया, यानी कि विधि चंद का फादर, उसको भी जो है वो छोड़ दिया गया कि भाई जब आप सुलह हो ही गई है तो तेरा भी यहां पर रहकर क्या फायदा, तू भाई जा अपने आराम से दोबारा गद्दी संभाल। बट एक चीज़ और थी कि बीरबल को जो है वो प्रॉमिस किया गया था कि भाई बीरबल को जो है वो क्या होगा कि कांगड़ा की जागीर दी जाएगी। तो इस चक्कर में टोडरमल को जो है वो पहाड़ी रियासतों की जागीर लेने के लिए भेजा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कई बार ये बोला जाता है कि पहाड़ी रियासतों को नापने के लिए, ठीक है, तो पहाड़ी रियासतों की जागीर के लिए अकबर ने टोडरमल को भेजा। तो टोडरमल ने क्या किया, ठीक है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि बीरबल से प्रॉमिस किया हुआ था कि भाई कांगड़ा की जागीर तेरे को देंगे। तो उसने कांगड़ा से 60 गाँव लिए, ठीक है, और चंबा से रिहुलू का इलाका लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 60 गाँव टोडरमल ने कांगड़ा से लिए। 60 गांव यार बहुत बड़े होते हैं अगर आप देखोगे। ठीक है, एक ना आधा, 60 गांव और चंबा से रिहुलू का क्षेत्र ये लिया। ठीक है, और ये जो है वो बीरबल को फिर बाद में दिए गए क्योंकि बीरबल को जो है वो प्रॉमिस किया गया था।
अच्छा, फिर जयचंद की मौत होगी। एक तो बेचारा पहले ही जो है वो इतने टाइम जेल में रहा, उसके बाद थोड़े टाइम शासन करने के बाद होगी उसकी डेथ, और उसके बाद विधि चंद को जो है वो राजा बना दिया गया। अच्छा, विधि चंद के दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं कि भाई मैंने तो अकबर से बदला लेना है, तो उसने पहाड़ी रियासतों को दोबारा से इकट्ठा किया, बहुत सारे राजाओं को, और अकबर के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया। अच्छा, इस बार अकबर ने विद्रोह को दबाने के लिए जैन खां कोका को भेजा। ठीक है, पहले किसको भेजा था? पहले भेजा था आपका हुसैन कुली खां को। ठीक है, और फिर भेजा जैन खान कोका को। अब ये जो जितने भी राजा थे और विधि चंद थे, ये सारे हार गए। ठीक है, और उन्होंने मान लिया कि अकबर ही हेड है, अब हम जो है वो अकबर के अंडर काम करेंगे। अच्छा, अकबर ने भी ये किया कि भाई जब तुमने मान ही लिया तो तुम्हारे को सभी को राज्य लौटा दिए जाते हैं। बट जो मास्टरमाइंड है, कौन मास्टरमाइंड? जो आपका विधि चंद था, उसका जो बेटा था त्रिलोक चंद, उसको जो है क्या है अपने दरबार में रख लिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा बहुत आपको ये लग रहा होगा कि कंफ्यूजिंग हो गया, बट कंफ्यूज कुछ नहीं है। जब आप स्टोरी वाइज पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, जब भी कोई मास्टरमाइंड होता है, ठीक है, कि भाई जिसने शुरुआत करी उसको तो कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है। तो जब ये पूरा इन्होंने विद्रोह किया, जैन खां कोका ने उस विद्रोह को दबा दिया, तो अकबर ने सभी को तो राज्य लौटा दिए, बट जो विधि चंद था उसको बोला कि भाई तुझे अपने बेटे को जो है वो मेरे दरबार में रखना पड़ेगा। और ये जो प्रथा चलाई थी ना बेटों को दरबार में रखने की, ये अकबर ने ही चलाई थी, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था ताकि जो लोग हैं वो विद्रोह ना कर सके। अब देखिए, आपको पता है कि आपका बेटा जो है वो वहाँ पर बंदी बना हुआ है, ठीक है, या फिर वहाँ उनके दरबार में है, ठीक है, तो आप किस मतलब उसके खिलाफ विद्रोह करने से पहले 100 बार सोचोगे। तो ये प्रथा जो चलाई गई थी ये अकबर के द्वारा ही चलाई गई थी। ठीक है, ताकि कोई भी जो है वो विद्रोह ना कर सके। बस इतने पॉइंट आपको जो है वो विधि चंद के बारे में याद रखने हैं। विधि चंद का ज़्यादातर जो रोल रहा है वो अकबर के खिलाफ जो है वो विद्रोह करने में ही रहा है। तो विद्रोह करने के लिए फिर अकबर ने उसको दबाना सोचा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें याद रखिएगा। फिर एक राजा है त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद के समय की एक ही बार याद रखनी है आपको, जहांगीर का जो है वो ये आपका समकालीन था। ठीक है जी, ये बस आपको याद रखना, अगर कई बार पूछ लिया जाए। वैसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि जहांगीर का समकालीन एक और राजा भी था। फिर आता है आपका हरिचंद द्वितीय। ठीक है, हरिचंद पहले के बारे में आपने पढ़ लिया, अब सेकंड। तो ये भी जो है वो आपका जहांगीर का समकालीन था। ठीक है। अच्छा, जहांगीर ने इसके समय में मुर्तजा खां को कांगड़ा पर अधिकार करने के लिए भेजा। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको बताया है ना कि नगरकोट किले को जो है वो कोई नहीं जीत पाया था। ठीक है, मुगल इससे पहले, जहांगीर से पहले जितने भी मुगल हुए, ठीक है, उन्होंने कांगड़ा के नगरों पर अधिकार किया, वहाँ पर लूटपाट करी, संधियाँ करी, बट नगरकोट किले को जो है वो नहीं जीत पाए थे। तो जहांगीर चाहता था कि ये खिताब जो है वो मेरे सिर पर आए कि जो नगरकोट किला जीता है वो पहली बार मैंने जीता है। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या किया, मुर्तजा खां को कांगड़ा पर अधिकार करने के लिए जो है वो भेजा। ठीक है, और इसके साथ जो मुर्तजा खां था उसके साथ इसने नूरपुर के राजा सूरजमल को भी भेजा। ठीक है, कि भाई तुझे जाना है और मुर्तजा खां की कांगड़ा किले पर अधिकार करने के लिए जो है वो मदद करनी है। अच्छा, सूरजमल था वो दिल से नहीं चाहता था कि भाई कांगड़ा किला जो है वो मुगलों के अधीन आए। तो उसने क्या किया कि बीच रास्ते में उससे झगड़े करने मुर्तजा से, ठीक है, और किसी तरीके से आक्रमण को जो है वो पूरा नहीं होने देता था। तो ये एक नहीं, ये दो नहीं, ये तीन तीन बार हुआ कि भाई सूरजमल को दोबारा से अकबर के द्वारा भेजा गया। वो हर बार किसी ना किसी बहाने से बच जाता था कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है, बट बार बार जो है वो ये चीज़ें बोल दी जाती थी कि एक दो तीन बार जो है वो सारे प्लान उसने जो है वो किसके, जहांगीर के फेल करे। ठीक है, अकबर नहीं, सॉरी, जहांगीर के फेल करे। ठीक है जी। तो बाद में जब इस बात का जहांगीर को पता लगा तो सूरजमल को जब पकड़ने के लिए बोला गया तो सूरजमल ने भागकर जो है वो चंबा में जाकर शरण ले ली, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद जो है वो उसकी डेथ भी हो गई। अच्छा, जहांगीर यहाँ तो रुका नहीं, तो उसने दोबारा से जो है वो 1619 के आसपास मुगल सेना को कांगड़ा किले पे आक्रमण करने के लिए भेजा। और इस समय नूरपुर का राजा जो है वो जगत सिंह, आपने इसके बारे में सुना होगा, उसकी सहायता के लिए जो है वो गया। ठीक है, अब ये तो मुगलों का बिल्कुल एक तरीके से समझ लीजिए सपोर्टर था, तो ये जो है वो आपका गया। अब देखिए, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहांगीर को लगभग 2 वर्ष लगे, ठीक है, कांगड़ा किले को जीतने में। मतलब फाइनली अधीन आ गया। ऑब्वियसली बात है यार, 2 साल तक आप फाइट कर रहे हो, ठीक है, तो किले के अंदर खाने की समस्या, ठीक है, और रहने की समस्या, ठीक है, और भी गोला बारूद, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, बट फिर भी कांगड़ा की सेना ने 2 साल तक जो है वो जहांगीर की सेना को अंदर घुसने नहीं दिया। 2 साल के बाद जो है वो कांगड़ा किला फाइनली जहांगीर के अंडर आ गया, और उसने वहाँ पर जो है वो पहला किलेदार नियुक्त किया जिसका नाम था नवाब अली खां। तो ये क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा किले का पहला किलेदार जो है वो कौन था, तो वो था आपका नवाब अली खां। ठीक है जी। फिर 1622 में जहांगीर भी अपनी पत्नी नूरजहां के साथ कांगड़ा आया। ठीक है, वहाँ पर उसने एक मस्जिद भी बनवाई, किला द्वार बनाया, और उस पर एक नेम प्लेट भी लगाई, उस पर डेट भी लिखवाई कि भाई इस डेट को जो है ये आपका कांगड़ा किला जीता गया था, क्योंकि उसके लिए बहुत प्राउड की बात थी, जो किसी ने नहीं किया वो उसने करके दिखाया। अच्छा, ये जो नेम प्लेट थी ये बाद में उखाड़ फेंकी संसार चंद ने कि भाई इस नेम प्लेट का यहाँ पर काम नहीं है, क्योंकि संसार चंद ने बाद में इस पर जो है वो कब्जा कर लिया था, तो उसने वहाँ से हटा दी और तहखाने में फेंकवा दी कि भाई निकलो, ठीक है, यहाँ पर जो है वो तुम्हारी नेम प्लेट नहीं लगेगी।
एक चीज़ और याद रखिएगा, 1620 के आसपास कांगड़ा की राजधानी राजगीर भी जो है वो रही थी, ठीक है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए। बाकी राजधानियाँ मैं लास्ट में आपको करवाऊंगा। तो इतनी चीज़ें आपको जो है वो हरिचंद द्वितीय के बारे में याद रखनी है, यानी कि हरिचंद सेकंड के बारे में। देखिए एक साथ आपको पढ़ के समझ नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे जो है वो समझना पड़ेगा, ठीक है, बार बार रिपीट करोगे, बार बार समझोगे, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर एक मियाँ चंद्रभान चंद हुआ, ठीक है, ये ऐसा सच इसके राजा बनने के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, बट कुछ एक चीज़ इसके बारे में है कि ये जो है वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर था। गुरिल्ला युद्ध का मतलब छिप के जंगलों में छिप जाना, एकदम आना, लूट माट करनी और दोबारा से जो है वो वापस चले जाना। तो इसने क्या किया कि मुगल सेनाओं को जो नगरकोट में थी, क्योंकि अधिकार हो चुका था, तो उसने बहुत परेशान किया, मतलब कि मुगल सेनाओं को लूट के रखा हुआ था। बाद में इसको बंदी बना लिया गया औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। बट इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंदी बनने से पहले एक बार ये जो है वो धौलाधार श्रृंखला में 9000 फीट तक चढ़ गया था, और उस पॉइंट को क्या है, चंद्रभान का टीला कहा जाता है। तो चंद्रभान का टीला कभी आया तो याद रखिएगा कांगड़ा, ठीक है जी। आई थिंक पालमपुर और धर्मशाला के बीच में पड़ता है, ठीक है, ये चेकआउट कर लीजिएगा। और औरंगजेब द्वारा इसको जो है वो बंदी बनाया गया था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगले कुछ ऐसे राजा हैं जिनके बारे में एक एक पॉइंट याद रखना है। विजय रामचंद्र, इसने बीजापुर शहर की नींव रखी थी और उसको अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है जी। भीमचंद, भीमचंद के समय जम्मू के राजा ने आक्रमण किया था और इसने गोविंद सिंह जी की सहायता से, गुरु गोविंद सिंह, उनको मिलकर भगा दिया था। आलमचंद जो था, इसने आलमपुर शहर की नींव रखी थी 1697 के आसपास। हमीरचंद था, इसने हमीरपुर के पास एक किला निर्माण करवाया जहाँ पर आज हमीरपुर जिला है। और इसी के समय जो है वो सैफ अली खां कांगड़ा किले का अंतिम किलेदार बना था। ये एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि कांगड़ा किले का अंतिम किलेदार कौन था, वो था सैफ अली खां। और किसके समय में था, वो था हमीरचंद के समय में, ठीक है जी। फिर अभयचंद जो था वो था आपका, इसने ठाकुर द्वारा की स्थापना करी और 1748 में टिहरा में जो है वो एक किले का निर्माण करा सुजानपुर के पास। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको डायरेक्टली एक एक याद रखने हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी परीक्षा बूस्टर मैं दोबारा से बोलूँगा, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे तो आप डायरेक्ट जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले समय में आपके काम आए, ठीक है जी। अब बात करते हैं घमंड चंद के बारे में, ठीक है। दो एक राजा बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। घमंड चंद मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा आपको पता ही होगा, कांगड़ा का संसार चंद, ठीक है भाई, संसार चंद। और संसार चंद एक ऐसा था जिसकी जो मतलब ड्रीम थे वो बहुत ज़्यादा बिग थे। और कटोच वंश का एक तरीके से आप पतन समझोगे या फिर डिस्ट्रॉय जो कटोच वंश हुआ उसका रीज़न भी जो है वो संसार चंद था। आगे बात करेंगे कैसे। घमंड चंद के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। घमंड चंद जो था, इसके समय में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। देखिए औरंगजेब के बाद अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो शासक आए वो ज़्यादा कुछ एक बहुत बड़े शासक नहीं थे, ठीक है, उनका खान पान, ठीक है, इंजॉय करने में भी टाइम जाता था। तो मुगल साम्राज्य का पतन जो है वो शुरू हो चुका था। अच्छा, दक्षिण से मराठे भी अपना विस्तार कर रहे थे और साथ ही अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों पर जो है वो आक्रमण कर दिया था। मतलब मुगल जो थे वो अहमद शाह अब्दाली के साथ आक्रमण में फंसे हुए थे। अच्छा, इस बात का फ़ायदा किसने उठाया? इस बात का फ़ायदा उठाया भाई घमंड चंद ने। और कांगड़ा किला को छोड़कर, जो कि मुगलों के अधीन था, सबको छोड़कर बाकी सारी पुरानी रियासतों पर जो है वो इसने अधिकार कर लिया, ठीक है। मतलब जितनी जितनी रियासतें जो इससे ली गई थी, उन सारी रियासतों को ये लपेटता गया, ठीक है। बाद में अहमद शाह अब्दाली ने क्या करा, 1759 में घमंड चंद को जालंधर दोआब का जो है वो निज़ाम नियुक्त किया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। घमंड चंद ही वो था जिसने 1761 में सुजानपुर टिहरा नगर बसाया और इसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो घमंड चंद के बारे में दो पॉइंट याद रखिएगा कि एक तो अहमद शाह अब्दाली द्वारा इसको जो है वो जालंधर दोआब का निज़ाम नियुक्त किया गया था 1759 में, और उसके बाद 1761 में इसने क्या है, सुजानपुर टिहरा का निर्माण किया, ठीक है, और उसको अपनी जो है वो राजधानी बनाया। तो ये घमंड चंद के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट राजा, ठीक है, वो है आपका संसार चंद। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट थे, बट ये बंदा मुझे पर्सनली पसंद है, ठीक है, क्योंकि इसने मतलब इसके जो है वो ड्रीम बहुत ज़्यादा बिग थे, ठीक है। और कुछ ऐसे इसने काम भी करे, क्योंकि जो कटोच वंश का जो है वो पूरा इसने पत्तन ही करवा दिया। ये पत्तन का मतलब होता है कि इसने पूरा डिस्ट्रॉय ही जो है वो कटोच वंश को करवा दिया। तो यहाँ पर इस कोई इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी नहीं गई है, एक एक करके हम जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे, यानी कि मैं आपको ऐसे ही बताऊँगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो कांगड़ा की पहाड़ियाँ थी उस पर किसने जो है, मतलब कि कौन था पहला सिख जिसने आक्रमण किया था, तो वो था जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है। कौन था? जस्सा सिंह रामगढ़िया। ये मैंने आपको सेपरेट बता दिया, ठीक है। बाद में जय सिंह कन्हैया ने इसको हराया था। तो पहाड़ी रियासतों पर पहला सिख जिसने आक्रमण किया था, ठीक है, वो था आपका जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है जी। 1775 के आसपास जो है वो जय सिंह कन्हैया ने उसे हराया था, ठीक है जी।
अच्छा, संसार चंद जब राजा बना, संसार चंद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। संसार जब चंद जब राजा बना तो उसका एक मोटिव था कि भाई मेरे पुरखों के जितने भी मुगलों ने आक्रमण किया है, ठीक है, या फिर कौन कौन से जो राज्य हैं या रियासतें हैं जो कांगड़ा से किसी और ने जीती हैं, उन सबको जो है वो मैं वापस लेकर आऊँ। ठीक है जी। अच्छा, कांगड़ा किले पर उसका ज़्यादातर फोकस था। तो कांगड़ा किला उस समय था सैफ अली खान, ठीक है, मैंने आपको बताया था सैफ अली खान। सैफ अली खान जो है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि घमंड चंद जो है वो कांगड़ा किले पर अधिकार नहीं कर पाया था, बाकी उसने सब पर कर लिया था। तो संसार चंद का जो मेन मोटिव था वो था कि कांगड़ा किले को मुझे जो है वो वापस लेना है, और कांगड़ा किले पर जो अभी तक फिलहाल अधिकार चल रहा था वो सैफ अली खान का जो है वो चल रहा था। ठीक है, वैसे एज सच सैफ अली खान बहुत बूढ़ा हो चुका था, लड़ने में इतना भी सक्षम नहीं था, बट फिर भी। तो संसार चंद ने क्या किया, संसार चंद ने मदद मांगी जय सिंह कन्हैया से। ध्यान से सुनिएगा, जय सिंह कन्हैया से। ठीक है, किसने मदद मांगी, संसार चंद ने। संसार चंद ने बोला कि मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा, तू मेरी कांगड़ा किले को लेने में मदद कर। ठीक है, और जय सिंह कन्हैया ने भी जो है वो इस बात को मान लिया। ठीक है जी। अच्छा, जो सैफ अली खान था उसने मदद मांगी बिलासपुर से। ठीक है, बिलासपुर से उसने मदद मांगी कि भाई तुम मेरी मदद करो। तो बिलासपुर की रानी थी उस समय, ठीक है, जो राजा था वो तो छोटी आयु का था, तो उसकी माँ जो थी वो रानी थी। तो उसने 300 घुड़सवार, ठीक है, उसके अलावा 8000 पैदल सिपाही जो है वो सैफ अली खान के हित में जो है वो भेजे कि भाई तुम जाओ सैफ अली खान की मदद करो। और संसार चंद ने किससे मदद मांगी, वो मांगी जय सिंह कन्हैया से। ठीक है, तो युद्ध हुआ, ठीक है, मतलब कि सैफ अली खान और संसार चंद के बीच में। बट सैफ अली खान में जो है वो इतनी ज़्यादा पावर नहीं बची थी, बुजुर्ग भी हो गया था। ठीक है, तो 1785 के आसपास जो है वो किला उसके हाथ से निकल गया। ठीक है, यानी कि उसको हार का सामना करना पड़ा, और किले पर जो है वो संसार चंद का अधिकार मतलब कि निश्चित हो गया कि अब जो है वो संसार चंद का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, बट हुआ क्या एक्चुअली कि जो जय सिंह कन्हैया था, ठीक है, उसने ये प्लान बनाया कि भाई पहले संसार चंद जो है वो इस पर अधिकार कर रहे, इससे पहले हम जो है वो कांगड़ा किले पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, कांगड़ा किले पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टोरी आपको समझ आई कि संसार चंद था, संसार चंद को मेन जो था वो था कि मुझे कांगड़ा किला चाहिए, तो उसने मदद मांगी जय सिंह कन्हैया से। और जो सैफ अली खान था जो कि कांगड़ा किले का किलेदार था, उसने मदद मांगी बिलासपुर से, तो बिलासपुर ने उसकी मदद भी कर दी, जय सिंह कन्हैया ने भी मदद करी। बट एज संसार चंद जो है वो उस पर अधिकार करता, उससे पहले कांगड़ा किले पर जो है वो जय सिंह कन्हैया ने अधिकार कर लिया, और लगभग 4 वर्षों तक जो है ये अधिकार चलता रहा। ठीक है, फिर बाद में इनकी जो है वो आपस में संधि वगैरह हुई, संसार चंद को किला मिला, और उसके बाद क्या है कि कुछ मैदानी भाग जो है वो आपके जय सिंह कन्हैया को दे दिए गए। ठीक है जी। तो जब 1787 के आसपास जो है वो कांगड़ा किला किसको, संसार चंद के कब्जे में आ गया। ठीक है, मतलब उससे कई जगह पर कम लिखा होता है, कई जगह पर ज़्यादा होता है, तो ये सच आपको डेट पर जो है वो मेंशन नहीं करना है। ठीक है जी। तो जब संसार चंद के पास जो है वो कांगड़ा किला आ गया, तो इसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कि जब इसको लगा कि मैंने कांगड़ा किला जीत लिया है, तो इसकी जो ड्रीम थे वो और ज़्यादा बढ़ गए, और इसने आसपास के एरिया पर जो है वो कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, मंडी हो गया, सुकेत हो गया, बिलासपुर हो गया, ठीक है, नालागढ़ हो गया, इसने आक्रमण करना शुरू किया। ठीक है, उन पर कब्जे करने शुरू किए, और वहाँ पर मतलब कि वहाँ के राजाओं को अपने दरबार में आने और कर देने के लिए जो है वो विवश कर दिया कि भाई तुम मेरे दरबार में आओगे और कर दोगे। ठीक है, एक पॉइंट आपने ये भी सुना होगा कि 1788 के आसपास की बात है कि इसने जो है वो ईश्वरी सेन, मंडी का राजा था ईश्वरी सेन, ठीक है, मंडी के राजा ईश्वरी सेन को जो है वो नादौन में 12 साल तक जो है वो बंदी बनाकर रखा था। ठीक है, कहाँ पर, नादौन में 12 साल तक जो है वो बंदी बनाकर रखा था संसार चंद ने ईश्वरी सेन को। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा इसको हो गया था कि भाई मैं आसपास के एरियाज़ को जो है वो कब्जा कर लूँगा, और इसने किया भी, हर राजा को कर देने के लिए बाध्य किया। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि ईश्वरी सेन को इसने क्या है 12 साल तक नादौन में जो है वो बंदी बनाकर रखा था। और ये ईश्वरी सेन को बाद में जो है वो गोरखों ने आज़ाद करवाया था, ये आपको पता ही होगा, गोरखों ने आज़ाद करवाया था इसको। ठीक है, जब गोरखों की और संसार चंद की जो है वो आपस में लड़ाई हुई थी। तो इतना तो आपको समझ आएगा संसार चंद के बारे में कि इसकी शुरुआत जो है वो किस तरीके से हुई। ठीक है, आगे मैं आपको बताता, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो है वो पत्तन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, अब राजा जब ये बन गया था तो इसने क्या किया, इसने बिलासपुर के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, बिलासपुर के ऊपर, अब बिलासपुर के ऊपर आक्रमण किया और उस पर अधिकार भी कर लिया। आपने ये भी सुना होगा कि झंझार धार पर एक उसने किला बनाया था जिसका छातेपुर किला बोला जाता है। ठीक है, तो वो भी राजा संसार चंद ने बनाया था, ये मैंने आपको जो आपकी ज्योग्राफी वाली वीडियोज़ हैं उसमें कवर करवाया। अच्छा, बिलासपुर पर आक्रमण किया तो वहाँ का जो राजा था महान चंद ने आमंत्रित किया गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को। ठीक है, अमर सिंह
थापा। एक तरीके से आप स्टोरी इस तरीके से याद रखोगे तो आपको ईजिली पता लगेगा, ठीक है। क्या किया कि संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण किया। बिलासपुर के राजा महान चंद था, उसने आमंत्रित किया, यानी कि उसने अमर सिंह थापा को अपनी हेल्प के लिए बुलाया, क्योंकि उस समय अमर सिंह थापा भी जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों के इर्द गिर्द जो है वो मंडरा रहा था, ठीक है। तो अमर सिंह थापा ने क्या किया कि जो आपका ये था संसार चंद, इसको जो है वो महल मोरियो नामक स्थान पर जो है वो हराया, ठीक है। महल मोरियो नामक स्थान पर इनका जो है वो युद्ध हुआ, ठीक है। और इसमें जो है वो 1805 की बात है। इसमें जो है वो संसार चंद को हार का सामना करना पड़ा। मतलब कि आपको पता ही है कि घमंड होता है, एक तरीके का होता है, बट इतना ज़्यादा। तो ये बोला जाता है कि जो बिलासपुर का युद्ध था, यानी कि बिलासपुर पर आक्रमण जो इसने किया था, ठीक है, वो क्या था कि वो जो आपका कटोच वंश था उसके पतन का कारण था, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि इसी ने ही जो है वो संसार चंद के पतन का भी ये जो है वो कारण बना। तो संसार चंद ने जो है वो कांगड़ा किले में जाकर शरण ली, ठीक है। कांगड़ा किले को तो नहीं जीत पाए, बट ये युद्ध में जो है वो फाइनली हार गया था, ठीक है। बट आपको पता था इसे भी कुछ ना कुछ दोबारा करना था, तो इसने जो है वो मदद मांगी महाराणा रणजीत सिंह से, ठीक है, महाराणा रणजीत सिंह से, ठीक है। तो इनके बीच में 1809 में संधि हुई, ज्वालामुखी की संधि बोली जाती है जिसे, ठीक है। तो इसने ज्वालामुखी की संधि करी, बदले में भाई आपको जो है वो मैं गांव वगैरह दूंगा। और रणजीत सिंह ने जो है फिर अमर सिंह थापा को बाद में हराया, ठीक है। मतलब कि अमर सिंह थापा और रणजीत सिंह का युद्ध हुआ, ठीक है, और बाद में जो है वो अमर सिंह थापा को उसमें हराया। अब ये जब हार हुई तो कांगड़ा जो आपका संसार चंद था उसने रणजीत सिंह को जो है वो आपके 66 गांव दिए थे, ठीक है। 66 गांव आप याद रख सकते हैं। अच्छा, महाराणा रणजीत सिंह ने फिर जो है वो कांगड़ा किले का जो गवर्नर था वो किसे बनाया, वो बनाया देसा सिंह मजेठिया को। ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ आपको जो सिर्फ आपको जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, ठीक है, देसा सिंह मजेठिया, ठीक है जी। तो ये आपको जो है वो याद रखने हैं संसार चंद के बारे में। क्या दोबारा से मैं रिपीट करूंगा अगर आपको समझ नहीं आया। देखिए, संसार चंद था, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि उसने सारे एरियाज पे कवर करना शुरू कर दिया था। तो उसने जय सिंह कन्हैया की हेल्प मांगी, ठीक है। और जो सैफ अली खान था कांगड़ा किले का मुगल मतलब जो किलेदार था, उसने बिलासपुर से हेल्प मांगी, ठीक है। अब संसार चंद ने जय सिंह कन्हैया ने हेल्प तो कर दी, बट उससे पहले उसने कांगड़ा किले पर जो है वो अधिकार जमा दिया। तो अधिकार जमाने के बाद फिर उनके बीच में संधि वगैरह हुई, तो कांगड़ा किला वापस संसार चंद को मिल गया। अब कांगड़ा किला मिला तो उसको लगा कि और भी मैं एरियाज पर कवर करूंगा, तो उसने मंडी सुकेत वगैरह इन पे एरिया पे जो है वो कवर करना शुरू करा, मतलब आक्रमण करना इनको शुरू किया। तो उसने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को जो है वो 12 साल तक नादौन में बंदी बनाकर रखा। अच्छा, फिर उसने एक आक्रमण किया बिलासपुर के ऊपर, जो कि माना जाता है कि कटोच वंश या फिर उसके पतन का जो है वो कारण बना। वहां का राजा महान चंद था, आक्रमण तो कर दिया, तो महान चंद ने अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया, अमर सिंह थापा को बुलाया। अमर सिंह थापा और संसार चंद का जो युद्ध हुआ वो महल मोरियो नामक स्थान पर हुआ, ठीक है। जो संसार चंद था वो हार गया, ठीक है। उसके बाद उसने कांगड़ा किले में शरण ली। संसार चंद ने महाराणा रणजीत सिंह से संधि करी 1809 में ज्वालामुखी की कि आप मेरी हेल्प करो, मैं आपको जो है वो कांगड़ा किला और जो है वो 66 गांव दूंगा, ठीक है। फिर ये हो गया, जब अमर सिंह थापा को जो है वो हरा दिया गया, उसके बाद क्या हुआ कि जो रणजीत सिंह थे उन्होंने देसा सिंह मजेठिया को जो है वो कांगड़ा किले का गवर्नर जो है वो नियुक्त किया। ये सारी चीज़ें आपको, इतने ही पॉइंट आपको जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको जो है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है जी। ये क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि 1846 में कांगड़ा पूर्ण रूप से जो है वो ब्रिटिश के अधीन आ गया था, ठीक है। ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। राजा जयसिंह को ब्रिटिश आर्मी ने 1888 में मेजर की उपाधि दी थी और इसके शासन महाराजा की भी जो है वो उपाधि दी थी। ध्रुवदेव चंद कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा था, ठीक है। और 1885 के आसपास, ठीक है, कांगड़ा का मुख्यालय जो है वो धर्मशाला जो है वो बदला गया था, ठीक है। ये डेट एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। फिर आती है कांगड़ा की राजधानियाँ। कांगड़ा की राजधानी देखिए 1660 और 1697 इसके बीच में थी बीजापुर। ये राजधानी याद रखिएगा, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई है कि 1660 से लेकर 1697 तक बीजापुर, 1697 से 1748 तक आलमपुर, ठीक है। 1761 से 1824 तक सुजानपुर, फिर 24 से बाद जो है वो कांगड़ा शहर, और 1855 के आसपास जो है वो धर्मशाला जो है वो राजधानी रही है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से, कि कांगड़ा रियासत की राजधानियाँ कौन कौन सी थी। वैसे डेट वाइज जो है वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जो है वो राजधानी नहीं रही है, ठीक है। तो ये था आपका कांगड़ा रियासत यानी कि त्रिगर्त रियासत के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी कुछ ना समझ आया हो, कुछ मिस्टेक आपको लग रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, अगली वीडियो में क्लियर करवा देंगे। वीडियो का मैंने रखा है 1K लाइक, आप आराम से जो है वो इसको
पूरा कर लेंगे। और जिन्होंने हाई कोर्ट कलर का एग्ज़ाम जो है वो पहले से ही जो कोर्स जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, तो 9882061022 पर हमें हाई का मैसेज ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको जो है वो एक ग्रुप में ऐड करेंगे। आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस होने वाले हैं जिसके लिए आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट में रहना ज़रूरी है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।